नमस्कार। भारत नीति प्रतिष्ठान की ओर से आप सभी का आज की इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा हाइब्रिड मोड में हो रही है। कुछ उपस्थित हैं, भौतिक रूप से हमारे साथ उपस्थित हैं एकात्म भवन में, और कुछ आप लोग ऑनलाइन जुड़े हैं। आज की चर्चा का विषय हमने रखा है पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर में जो घटनाक्रम हो रहा है, जो असंतोष फैला है, आंदोलन चल रहा है, उस पर हम उस विषय के दो जानकार हमारे साथ हैं। जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के लगभग सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर, विषयों पर गहरा अध्ययन किया है, शोध कार्य किया है, प्रकाशन किए हैं, जन जागृति की है। जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र से जुड़े दो विशेषज्ञ आज हमारे साथ हैं। हम भारत नीति प्रतिष्ठान की ओर से श्री आशुतोष जी भटनागर, श्री रंजन जी चौहान, आप दोनों जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। श्री आशुतोष भटनागर जी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और पिछले लगभग 15 वर्षों से जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र से आप जुड़े हैं, और उसके अलावा भी अन्य सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर आप अध्ययन करते हैं, लेखन करते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। श्री रंजन चौहान जी हमारे साथ हैं। रंजन जी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सोशल वर्क में आपने मास्टर्स किया है। जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर और 370 से पहले का जो शोध कार्य था उस पर और उसके बाद जन जागृति करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज हमारा सौभाग्य है जम्मू कश्मीर को अच्छी तरह से जानने, समझने, अध्ययन करने वाले दो विशेषज्ञ, दो वक्ता हमारे साथ हैं। तो अब हम सभी अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर है उसमें जो असंतोष फैला है, असंतोष तो लंबे समय से रहा, लेकिन वो थोड़ा उग्र हुआ है, आंदोलन की शेप ली है उसने, आंदोलन का स्वरूप लिया है, और हिंसा भी हुई है, पुलिस और फौज की फायरिंग हुई है, कई लोग मारे गए हैं, महिलाएं विद्रोह कर रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, और वहां की सेना के खिलाफ, वहां की पुलिस के खिलाफ, पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार के खिलाफ और अन्य प्रांतों के खिलाफ जो पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर है उसके प्राकृतिक संसाधनों का लंबे समय से जो शोषण हो रहा है, वहां के नागरिकों का जो शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ अब मुखर रूप से लोग आवाज उठा रहे हैं और आंदोलनरत है। तो इस विषय की पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेते हुए और आज वर्तमान में क्या हालात हैं, इन सब की जानकारी आज हम दोनों विशेषज्ञों से प्राप्त करेंगे। तो मैं पहले निवेदन करूंगा श्री आशुतोष भटनागर जी से, जो जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के निदेशक हैं, और इस विषय को बहुत गहराई से आपने जाना है। अभी अध्ययन केंद्र ने एक डॉक्यूमेंट भी निकाला है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर और इससे जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर। तो मैं निवेदन करूंगा श्री आशुतोष भटनागर जी से, तो आपसे जुड़े, आपसे चर्चा करें, इस विषय को आप आगे बढ़ाएं। आज इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन की ओर से एक बहुत प्रासंगिक विषय पर चर्चा का आयोजन किया गया है, और इसके लिए मैं इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन का अभिनंदन करता हूँ। आज के इस विषय को हम दो हिस्सों में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो हिस्सा थोड़ा सुदूर है, उधर हमारा आना जाना और जानकारी की अभाव है। हमारे पाठ्यक्रमों में भी कभी उस क्षेत्र की चर्चा नहीं आती, इसलिए एक बड़ा संकट है कि हमने क्या खोया है ये भी हमें ध्यान में नहीं आ पाता। तो इसलिए प्रारंभ में मैं संक्षेप में उस क्षेत्र की थोड़ी इतिहास भूगोल की चर्चा करूंगा, और उसके बाद फिर हम आज जो वर्तमान में चल रहा है, हालांकि वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी कम कभी ज्यादा, तो चलता ही रहता है वहाँ, लेकिन उसकी आज की परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। थोड़ा स्थिति, भौगोलिक स्थिति ध्यान में आ जाए, इसके लिए एक मानचित्र भी हमारे स्क्रीन पर है। तो इसमें हम देख सकते हैं, ऊपर तो भारत और पाकिस्तान के मानचित्र है। अब इसमें एक बात जिस बात में चर्चा करेंगे, तो ये दोनों मानचित्र कहते हैं, लेकिन इसके नीचे जो मध्य में
एक चित्र दिखाया गया है जिसमें अनेक रंग हैं, उसको हमें थोड़ा आगे का विषय समझने से पहले ध्यान में ले लेना चाहिए। हम जिस जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और जिसका 26 अक्टूबर को भारत में विलय हुआ 1947 में, वो ये मानचित्र है जो हमारी स्क्रीन पर है। कुछ वर्ष पहले तक हम लोग जब देखते थे तो ये हिस्से में स्थानों के नाम नहीं होते थे, बल्कि केवल खाली क्षेत्रफल होता था, एक आउटलाइन होती थी और उसमें जम्मू कश्मीर लिखा होता था या कश्मीरी लिखा होता था, केवल श्रीनगर लिखा होता था। 2019 में जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण बात ये है जो हमारे ध्यान देने की है। 370 के बारे में सबकी रुचि होती है, उसके बाद में चर्चा भी कर लेंगे, लेकिन ये आज का विषय 370 नहीं। लेकिन 2019 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं, पहले की हम सबको जानना है, लेकिन 370 हटना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे अधिक महत्वपूर्ण चीज है भारत का संविधान पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, अर्थात पूरे भारत एक ही संविधान से संचालित होने लगा। तो ये स्थिति लाने में हमें 75 वर्ष लगे कि पूरे भारत में एक संविधान हो। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि 2019 में जो भी घटनाक्रम चला, उसका पहला परिणाम, महत्वपूर्ण परिणाम था कि भारत का संविधान ये जम्मू कश्मीर में पूरी तरह लागू हुआ। और उतना ही महत्वपूर्ण दूसरा विषय था जो अगस्त 2019 में नहीं हुआ, वो हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, उससे 3 महीने बाद। वो हम जो मानचित्र देख पा रहे हैं, उसमें जो ऊपर वाले पक्ष दिखाए, ऊपर वाले चित्र दिखाए गए हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो भारत का मानचित्र है, भारत का मानचित्र पूरा पहले केवल एक आउटलाइन होती थी, लेकिन उसके बाद से 31 अक्टूबर को स्वतंत्र भारत में पहली बार भारत सरकार ने भारत का संपूर्ण मानचित्र जारी किया, जिसमें उसने वो क्षेत्र दिखाए जो भारत के हिस्से के रूप में भारत की सरकार या भारत सरकार ये मानता है अपने संवैधानिक हिस्से। तो उसके बाद का ये चित्र हमारे सामने धुंधले में दिखाई देता है, जिसमें जम्मू कश्मीर आज जो हमारे पास है वो सफेद रंग में दिखाई दिया है। नीले रंग में जो आज लद्दाख हमारे पास है वो हम देख पा रहे हैं। पीले रंग में जो गिलगित बल्तिस्तान जिस पर लिखा हुआ है POTL, यह पाक ऑक्युपाइड टेरिटरीज ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख के जिन हिस्सों पर पाकिस्तान का कब्जा है, ये POTL है, ये भारत के साथ समय नहीं। इसी तरह जो हिस्सा चीन के नियंत्रण में है अवैध रूप से, उस पर COTL अर्थात चाइना ऑक्युपाइड टेरिटरी ऑफ लद्दाख ये लिखा हुआ है, और लाल रंग से 2 टुकड़ों में ये दिखाई देता है। बाईं ओर एक बिल्कुल पतली सी हरी पट्टी हमें दिखाई दे रही है, जिसका POJK लिखा है। वास्तव में POJK यही है। इसी को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, और उसी की तरीके से काउंटर पार्ट की तरह हमने उसको, उसने आजाद कहा तो हमने गुलाम कहना शुरू कर दिया, तो गुलाम कश्मीर। तो ये केवल वो हरी छोटी पट्टी जो बाईं ओर है, केवल यही हिस्सा पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है। और इस छोटी पट्टी में भी आधा हिस्सा ये जम्मू का है, आधा कश्मीर का है, इसलिए वो भी पूरा नहीं है। दोनों मिलकर जम्मू और कश्मीर के बहुत छोटे हिस्से मिलकर ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आज जहां इसी का दूसरा हिस्सा जिस पर ऊपर गिलगित बल्तिस्तान लिखा हुआ है, वो भी पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से उसने 2 रचनाएं बनाई हुई हैं, और इसलिए ये जो हरी पट्टी वाला POJK है, उसमें मुख्य रूप से जो स्वतंत्रता के पहले 2 जिले थे, एक जम्मू जिले का हिस्सा है और एक मुजफ्फराबाद कश्मीर का हिस्सा है। जम्मू में आजकल जो हिस्सा है उसमें पुंछ की रावलाकोट तहसील, जहाँ पर सबसे अधिक इस समय संघर्ष चल रहा है, जिसको उन्होंने जिला बना दिया है। मीरपुर, कोटली, भिंबर ये स्थान है जो जम्मू के हैं, इसलिए लगभग आधा हिस्सा, नीचे वाला आधा हिस्सा ये जम्मू का हिस्सा है, जो
पाकिस्तान के कब्जे में है, और ऊपर का आधा हिस्सा लगभग ये कश्मीर का हिस्सा है, ये उसका मुजफ्फराबाद जिला है, जो दोनों मिलकर पीओजे के बनाते हैं। जो ऊपर गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है, प्रशासनिक दृष्टि से पाकिस्तान ने इसको अलग रखा है, और इसके नाम भी बदलते रहे। पहले गिलगित बल्तिस्तान था, बाद में मुशर्रफ आए तो उन्होंने उसको नॉर्थर्न एरिया कह दिया, तो बाद में वापस अभी फिर से उसका नाम बदल कर गिलगित बल्तिस्तान किया गया है। और गिलगित बल्तिस्तान की स्थिति जहाँ एक और जो पीओजे के है, वहां पर एक तरीके का छद्म चुनाव जैसा एक आवरण उन्होंने डाला है, तो वहाँ चुनाव होता है, वहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, वहाँ राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वहाँ पर विधानसभा है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है। ये सब एक सब छद्म आवरण जैसा उन्होंने पीओजे के लिए बनाया है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है। और जैसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध तक कॉलोनीज होती थी, उस प्रकार की कॉलोनी की स्थिति में गिलगित बल्तिस्तान है। एक पुस्तक भी आई है, उसका नाम भी है द लास्ट कॉलोनी। तो वहां पर नागरिक अधिकार उस प्रकार से वहां नहीं दिए गए हैं। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। 1947 के आक्रमण के समय ये हिस्सा भारत से दूर हुआ। 1962 के आक्रमण के समय चीन ने जो सियोटियन दाईं ओर दिख रहा है बड़ा हिस्सा, वो चीन ने कब्जा कर लिया 1962 के युद्ध के समय। और 1963 यानी इसके एक वर्ष बाद 1963 में जो छोटी पट्टी सियोटियन की लाल रंग की दिखाई दे रही है ऊपर की ओर, ये शख्सगांव वैली, रक्सम वैली घाटियां हैं। ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में 47 में पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया था, और 63 में पाकिस्तान ने इसको चीन को भेंट कर दिया। तो इस तरह ये दो हिस्से दो टुकड़ों में चीन के पास हो गए। एक छोटा हिस्सा इन दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है, जहां पर लाल रंग नहीं है, नीले लद्दाख के ऊपर, वो हिस्सा वास्तव में सियाचिन ग्लेशियर है, जहाँ पर भारत की सेनाएं हैं और सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। तो एक तरीके से सियाचिन के दोनों ओर, सियाचिन पर भारत का नियंत्रण, सियाचिन के दोनों ओर ये चाइना ऑक्युपाइड टेरिटरी। तो ये इसका भौगोलिक वर्णन इसलिए किया कि शायद जिनको थोड़ा कम ध्यान में हो तो उनको भी एक बार पता आ जाए। अब आज की स्थिति और वहां के समाज की स्थिति, इसका अपना एक इतिहास है। वैसे तो बहुत पुराना है, क्योंकि जो भारत पर प्रारंभिक आक्रमण हुए वो भी इन रास्तों से हुए। और इसलिए अगर हम देखें यहाँ पर जो पीओजे का जो सबसे निचला हिस्सा है, उसका जगह का नाम है मीरपुर, और उस मीरपुर का राजा था पोरस, जिसका युद्ध हम सब जानते हैं, सिकंदर पोरस का युद्ध। उसके बाद भी कट गणराज्य से जहां से युद्ध करके वो वापस लौटा, वो भी यहीं पर है। तो ऐतिहासिक रूप से लंबा है, महाभारत रामायण में सब स्थानों के उल्लेख है। लेकिन 47 में जब ये स्थिति आ गई, तो 3 जून को भारत के विभाजन की प्लान की घोषणा हुई। और ये जो पीओजे का सबसे निचला हिस्सा दिखाई दे रहा है, वो हिस्सा है पुंछ का हिस्सा। पुंछ अभी भी भारत में है। पुंछ की एक तहसील रावलाकोट, जिसको उन्होंने अब जिला बना दिया है, वो रावलाकोट पीओजे में है। और उस रावलाकोट में 3 जून की घोषणा होने के कुछ ही दिन बाद वहां के जो मुस्लिम लीग के नेता थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नेता थे, उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। उनकी इच्छा थी कि वो पूरा हिस्सा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में जाए। और उन लोगों को ये अनुमान आया कि इसके लिए बंदूकों की जरूरत होगी, इसलिए हथियारों को इकट्ठा करना, ट्रेनिंग करना, भर्ती करना, ये जून से शुरू हो गया था, जबकि अगस्त में इसकी योजना थी। और इसलिए ये एक पक्ष है। तो रावलाकोट, जहां पर सबसे पहले भारत के खिलाफ बंदूक उठाने की तैयारियां की गई, आज समय का चक्कर पूरा हुआ है और लगभग 80 साल बाद वही रावलाकोट है जो पाकिस्तान से अलग होने के लिए आंदोलन कर रहा है। तो इसको समय का चक्कर पूरा हुआ ऐसे ही कह सकते हैं। लेकिन वही रावलाकोट आज फिर से एक बार चर्चा में है। इससे लगा हुआ मीरपुर क्षेत्र मैंने आपके सामने रखा, जम्मू का हिस्सा है।
इस पर आक्रमण हुआ, भयंकर आक्रमण हुआ। एक रात में 26,000 लोगों की हत्या हुई। कल्पना कर सकते हैं, केवल 2,000 लोग जीवित वापस भारत तक पहुंच सके, बाकी सारे लोग मार दिए। तो इतना भयंकर नरसंहार इस क्षेत्र में हुआ, और करने वाले वही लोग थे जिन्होंने जून से इसकी तैयारियां कर रखी थी इंसान। एक और पक्ष इसमें थोड़ा ध्यान देने का है, ये क्षेत्र ऐसा था जहां पर थोड़ा भौगोलिक वातावरण और सबको देखते हुए थोड़ा मजबूत काठी के लोग यहाँ होते हैं, परिश्रमी होते हैं, और इसलिए अंग्रेजों को जब शुरुआत में उन्होंने स्टीमर चलाए और सारी दुनिया में उनके बिल तक पानी के जहाज जाते थे, तो उनमें कोयला झोंकने वाले लोग, जिनको लगातार पूरे दिन काम करना पड़ता था, ऐसे मेहनती मजदूर चाहिए थे। और इस क्षेत्र से ही उन्होंने सबसे ज्यादा उनकी भर्ती की। मीरपुर वाला जो हिस्सा, जम्मू का जो हिस्सा पीओजे के आज, वहां से उन्होंने उनकी भर्ती की। तो मजदूर के नाते स्टीम इंजन में कोयला झोंकने के लिए भर्ती किए गए थे, लेकिन उसके कारण उन्होंने सारी दुनिया देखी। तो ये एक्सपोजर दुनिया भर का जो हुआ वो उनको मजबूत रहते हुए हुआ, तो उनके लिए फिर यूरोप के अनेक देश अपरिचित नहीं थे। और इसके कारण जब ये सारी अराजकता वहां पर पैदा हुई, और अराजकता के बाद जो लोग बच भी गए उनके प्रति भी उन्होंने कब्जा तो कर लिया था, भूमि तो कब्जा हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान को उन लोगों से कोई बहुत स्नेह नहीं था, क्योंकि वो उनकी भाषा बोलने वाले लोग नहीं थे, उनकी एथनिसिटी के लोग नहीं थे, उनके तरह से सोचने वाले लोग नहीं थे। इसलिए उन्हें भूमि पर कब्जा करने के बाद भी वहां के संसाधन चाहिए थे, लोग नहीं चाहिए थे। ऐसी स्थिति में वहां पर उन्होंने एक बड़े बांध की, विश्व की सहायता से एक बहुत बड़ा बांध, जिसको मंगला बांध कहते हैं। मंगला एक माता का मंदिर था, बहुत प्रसिद्ध स्थान था मीरपुर पर, झेलम नदी के तट पर। तो झेलम पर एक बड़ा बांध बनाया, उसमें मंगला बांध बनाया, और मंगला बांध में जो बैक वाटर था, झील जो बनी, उसमें पूरा मीरपुर शहर डूब गया। तो जो वहां के मुस्लिम समाज था उसको भी वहां से हटना पड़ा, तो पूरा शहर डूब गया। तो अब उसमें दो स्थितियां हुई, एक तो उनको वहां से हटना ही था, तो जब आदमी अपनी जड़ों से कटता है तो उसके लिए तो कहीं भी जाना तो एक ही बात है, जब अपना घर छोड़ा तो कहीं भी जा सकता है। तो ये वक्त उनकी स्थिति थी ही, पाकिस्तान उनको कोई सहायता दे नहीं रहा था, इसलिए भी उनकी निराशा थी। और इसका दूसरा पक्ष ये था कि उन्होंने दुनिया देखी थी, तो उनमें से एक बड़ी संख्या ऐसी भी थी जो कहीं और पाकिस्तान में कहीं और बसने के बजाय वो यूरोप चले गए, इंग्लैंड चले गए, और जो जगह उन्होंने देखी वहां जाकर उन्होंने बसना शुरू कर दिया। एक छोटी सी जगह, माने उस समय हमारे यहाँ तहसील जो थी वो तहसील थी, अभी वो जिला है। अब कल्पना करिए कि इंग्लैंड के 12 मुस्लिम सांसद में से 9 मुस्लिम सांसद इस एक शहर से, मीरपुर से हैं। इस समय वर्तमान इस मुसलमान में 9 मुस्लिम सांसद ये मीरपुर के। तो वो वहां पर जाकर बसे, फिर वहां की काफी गतिविधियां की, समृद्ध हुए, और वहां से फिर इन्होंने यहाँ पर अपने घर पर अपने संबंधियों को कुछ आर्थिक सहायता देना शुरू किया, और एक अपना उन्होंने वहां वातावरण बनाया। तो ये मीरपुर मुजफ्फराबाद का ये क्षेत्र, जम्मू कश्मीर जिसको पीओजे के जहाँ पर आज ये विषय शुरू हुआ है, इसको इस भौगोलिक दृष्टिकोण में, पृष्ठभूमि में हमें देखना चाहिए। जब 47 में हमला हुआ तो 26 अक्टूबर को विलय हुआ, लेकिन 24 अक्टूबर को ही वहां पर आजाद कश्मीर का एक घोषणा कर दी गई थी। घोषणा असंवैधानिक थी, लेकिन कर दी गई थी। जिनका कोई उससे संबंध नहीं था, उन लोगों से उन्होंने दस्तखत करके पाकिस्तान ने समझौता कर लिया और उसको आजाद घोषित कर दिया, और आज भी उसकी कमोवेश ऐसी स्थिति है। गिलगित बल्तिस्तान का जो हिस्सा है वो इस सब संवैधानिक प्रक्रिया से पूरी तरह छूटा है, संवैधानिक रूप से भारत का हिस्सा है, लेकिन भारत ने उसके लिए कोई बहुत कभी प्रयत्न नहीं किए, कभी कभी बयान देने के अलावा। पाकिस्तान ने इसको भी अपना 5वां प्रांत घोषित करने की घोषित किया है, और इस तरह वो उसको धीरे धीरे निकलने की तैयारी इसलिए भी है कि अब जो चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लिए हैं,
जो बॉर्डर तक के लिए काराकोरम हाईवे बनाया है, वो सब इस गिलगित वाले हिस्से से होकर जाते हैं और इसलिए चीन के आर्थिक स्टेक भी यहाँ दांव पर लगे। इसलिए पाकिस्तान ने चीन को यहाँ पर आमंत्रित करके भारत की भूमि पर अपने आप को अधिक सुरक्षित कर लिया है और इसलिए अगर हम कभी इसका प्रयास करेंगे, जो करना ही पड़ेगा, तो उसमें केवल पाकिस्तान नहीं, अब चीन भी पार्टी बन गया है। ये एक परिस्थिति। अब चीन पार्टी बना है तो उसके साथ ही एक और चीज जुड़ रही है कि जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं, खासतौर से इस क्षेत्र के लोग जिनके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, वो चीन को भी अपना निशाना कुछ हद तक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में ये ध्यान में आ रहा है कि पाकिस्तान को अपने लोगों की बहुत परवाह नहीं है, तो पाकिस्तानी अपने 20 मार दिए, उससे अच्छा एक चीनी को मार दीजिए। तो चीन जो जवाब तलब करता है पाकिस्तान को, जो फटकार लगाता है अपने एक आदमी के मारने पर, उससे पाकिस्तान को ज्यादा पीड़ा होती है 20 पाकिस्तानी मारने से। तो इसलिए ये भी देखने में आ रहा है कि जब उनको भी या बलूचिस्तान के लोगों को मौका मिलता है तो कोशिश करते हैं कि चीनी भी कुछ लोग, अगर मौका मिल जाए तो चीन को भी, चीन के लोगों को, वहाँ के सैनिकों को, जो उसने वहाँ लगभग 50,000 सैनिक के पूरे काराकोरम हाईवे पर अपने लगा रखे हैं, उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। इस भौगोलिक स्थिति और इस ऐतिहासिक स्थिति के साथ हर कुछ वर्षों बाद वहां पर आंदोलन शुरू हुए, जब वहां पर आर्थिक रूप से बहुत अधिक पीड़ा है। पाकिस्तान ने कब्जा किया है, लेकिन पाकिस्तान उनको सामान्य मानवीय सुविधाएं भी, मानवीय अधिकार देने को भी तैयार नहीं है। ये जम्मू के कश्मीर के क्षेत्रों के हमारे साथ लगते हुए हैं, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं केवल हमारे और उनके बीच में एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी है, लेकिन उस एलओसी के दोनों ओर के जीवन में बहुत बड़ा असर। हमारे इधर एक अच्छी समृद्धि, अच्छा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है, जबकि केवल उस रेखा को, एलओसी को पार करते ही दूसरी ओर गरीबी, बीमारी, भुखमरी और महंगाई। पिछले वर्ष की घटना कार्यक्रम में कुछ लोगों को ध्यान हुई होगी, तो ईद के दिन सिमई लेने के लिए वहां दंगा हुआ, उसमें पुलिस ने गोली चलाई, कुछ लोग मारे गए पुलिस की गोली से। तो वो अपने पर्व मनाने के लिए 100-200-500 ग्राम के पैकेट उनको नहीं मिलते। यहाँ से भारत आकर कुछ लोग दुस्साहस करके आते हैं, साइकिल पर स्मगलिंग करते हैं। तो स्मगलिंग करने के लिए वो यहाँ से आटा ले जाते हैं 30 रुपए किलो का, और वहां पर जाके 100 रुपए किलो बिकता है। तो अपने घर के खाने के लिए भी वो 100 रुपए किलो का आटा खरीदने की अफोर्डेबिलिटी नहीं होने के कारण सेना की गोली का सामना करते हुए वो रिस्क लेते हुए यहाँ से छोटी जो बीचने आटा, पैरासीटामोल, जो वहाँ पर 30-35 रुपए की गोली है, वो 10 पत्ते लेकर ही कोई स्मगलिंग करता है, जाता है, पकड़ा भी जाता है। लेकिन इतनी बुरी स्थिति में पाकिस्तान ने लोगों को रखा हुआ। तो जम्मू कश्मीर इधर का और उधर का एक स्थिति ऐसी है कि वहाँ के लोगों को अगर वो परस्पर रिश्तेदारी में है तो उनको आने जाने के लिए परमिट की व्यवस्था है, तो साधारण व्यवस्था से भी वो आ जा सकते हैं एक दूसरे को। तो हमारे साथ ये बंधन है कि हम वहां जाकर परिस्थितियां नहीं दे सकते, लेकिन वहां के लोगों को आने जाने की सुविधा है। तो वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पाकिस्तान में वो भारत की खुशहाली को भी जानते हैं, और भारत में रह रहे हैं वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान में कितनी जरूरत है। तो इसलिए एक दोनों के क्षेत्रों का परिचय होने के कारण वहां के लोगों के बारे में कुछ कहेंगे नहीं है। आप उन दोनों को, अपने दोनों के क्षेत्रों के बारे में अगर कुछ भ्रम है तो हमारे यहाँ मुख्य भूमि पर, दिल्ली में या ऐसे जगहों पर बैठे महानगरों में बैठे लोगों को उस क्षेत्र के बारे में थोड़ा भ्रम है, तो वो भ्रम हमें दूर करके करने होंगे। और उसी में से हमें ये ध्यान आएगा कि तो वहां का समाज चाहता है कि वो इधर जुड़े। तो यहाँ की खुशहाली, यहाँ का मानवाधिकार, यहाँ के विकास करने के अवसर, ये उन लोगों को हमसे बेहतर तरीके से मालूम है, और इसलिए वो यहाँ आने की बात अनेक बार करते हैं। हालांकि इसमें ये भी है कि रणनीतिक रूप से वो इस बात को प्रयोग करते हैं। हमने देखा है कि यहाँ के अलगाववादी भी बार बार ये कहते रहे हम पाकिस्तान चले जाएंगे, हालांकि गया कोई। तो वैसा ही भी एक पक्ष वहाँ का है
लेकिन साथ में ये आकर्षण भी एलओसी के किनारे ऐसे लोगों के पास कभी कभी मेरा जाना होता है। तो एक बार मैं बहुत इंटीरियर में गया हूँ जहाँ बिल्कुल एलओसी से 1.5 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन विभाजन है वो बढ़ गए। तो कुछ लोग एक ही परिवार के कुछ लोग इधर रह गए, कुछ लोग उधर रह गए। तो मैंने उनको पूछा भाई आपके उधर वाले लोगों से बात होती है? उन्होंने कहा 50-60 साल तो कभी बात नहीं हुई, बाद में अब ये सोशल मीडिया आ गया तो फिर आपस में कुछ हम लोगों ने ढूंढा है, अपने संबंध निकालने हैं, बात हो। तो मिलते कैसे हैं? तो उन्होंने कहा भाई इधर तो आना, ना भारत आने की अनुमति देता ना पाकिस्तान जाने की अनुमति देता है, इसलिए हमारा ऐसे मिलना तो कम हो पाता है। लेकिन हम लोग फिर आपस में तय करते हैं और हज करने के लिए एक साथ एक ही समय जाते हैं, तो हम वहाँ मक्का में मिल लेते हैं आपस में। तो हमने ऐसे मिलने जुलने का क्रम शुरू किया है। तो मैंने पूछा उनको कि भैया क्या बात होती है, आप लोग जब मिलते हैं तो क्या कैसे बात करते हैं? तो यहाँ वाले ने कहा कि हम जब जाते हैं, शुरू में जाते थे 4-5 साल पहले, तो हमने बताया उनको भाई हमारे गांव में स्कूल है, सड़क है, बिजली है, अस्पताल है। तो उधर के लोगों ने कहा क्यों झूठ बोल रहे हो, सरकार तुम तो उनके दुश्मन हो, तुम तो पाकिस्तान की, तुम्हारे लिए सरकार क्यों करेगी? फिर जब हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि हमारे यहाँ तो ये सब कुछ है, हमारी सारी सुविधाएं हैं, तो उनमें से कुछ लोग अब ये कहने लगे हैं कि बस एक बार जन्म और हो जाए और भारत अंदर की कब्जा कर ले तो हम भी सुविधा से रह लें। तो एलओसी के दूसरी ओर भी समाज एक ऐसा है जो ये देख रहा है कि भारत में जीना एक सहज है, सम्मान के साथ जीने की स्थितियां हैं, और वो उनको प्रेरित करता है कम से कम पाकिस्तान के दूर होने के लिए, या कम से कम उसके खिलाफ संघर्ष करने की धारणा उनके मन में इसलिए आई है कि वो भारत में देख रहे हैं उन्हीं के परिवारों के से यहाँ पर एक बहुत अच्छी सुखद स्थिति में रह रहे हैं। तो 47 के बाद से बार बार हर एक 5-7 साल बाद आंदोलन होता है। उस आंदोलन पर पाकिस्तान की बर्बरता दिखाई देती है, पुलिस की गोलियां चलती हैं, लाशें मिलती हैं लोगों की, दिए जाते हैं लोग, हिंसा के लिए छोटी छोटी अपराधों पर 20-20, 25-25 वर्षों के लिए जेल में डाल दिए जाते हैं, अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दिए जाते हैं। किसी को मौका लग जाता है तो वो यहाँ से भाग कर जाता है और यूरोप या अमेरिका में जाकर उसको प्रेरणा मिलती है, तो वहां रहकर काम करते हैं। वहां रहकर कुछ लोग आंदोलन भी चला रहे हैं, तो इनमें से कई ऐसे लोग जिन्होंने अमेरिका या यूरोप में शरण ले ली है, वो लोग पीओजेके की आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे देश में एक दुनिया में एक वातावरण बना रहे हैं, वहाँ के सत्य से लोगों को परिचित करा रहे हैं, वहाँ के तथ्यों से लोगों को परिचित करा रहे हैं। तो ये चल रहा है। तो वहां पर भी स्थानीय जनता सड़क पर लड़ रही है, और दूसरी ओर वो लोग जो इस क्षेत्र से जाकर विकसित देशों में बसे हैं, वो उनको आर्थिक समर्थन भी दे रहे हैं और उनकी समस्याओं को, उनकी पीड़ाओं को भी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। और इसलिए आज ये स्थिति आई है कि वहां की होने वाली घटनाओं को पूरा विश्व भी ध्यान से देख रहा है। भारत तो प्रत्यक्ष से जुड़ा हुआ, भारत के भविष्य के साथ ये चीजें जुड़ी हुई हैं, और निश्चित रूप से भारत इस क्षेत्र के बिना अधूरा है। 1994 में 22 फरवरी को भारत की संसद ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में एक सर्वसम्मत संकल्प पारित किया था। उसमें कहा था कि पाकिस्तान के साथ अगर कोई विषय बचा है तो केवल इतना है कि जिन हिस्सों पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है वो भारत को वापस लेना है, और ऐसा करने की इच्छा शक्ति और क्षमता ये भारत में है। ये प्रस्ताव पारित किया है, सर्वसम्मत प्रस्ताव है। कांग्रेस ने प्रस्ताव लाया, देश के सभी राजनीतिक दलों ने उसका संसद के अंदर समर्थन किया, इसलिए ये राष्ट्र का संकल्प है। और ये संकल्प तब इच्छा शक्ति और क्षमता अगर सही उतना सही नहीं भी रहा होगा, तो आज निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि उस समय 94 का संकल्प है वो आज तो सत्य दिखता है। आज ऐसा करने की इच्छा शक्ति और क्षमता हमारी है, इसलिए सही समय पर सही निर्णय करने वाले लोग निर्णय करेंगे। लेकिन तब तक हम वहाँ उस क्षेत्र में क्या चल रहा है इस पर हम सबकी नजर रहनी चाहिए। वहाँ के भूमि भी अपनी है, वहाँ के लोग भी अपने हैं, और उनके बिना भारत पूरा है। भारत को पूरा करने का लक्ष्य हम सबके सामने है, और इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना होगा।
वहाँ पर जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं अपना, लेकिन देश में जो जिसको हम मेनलैंड कहते हैं, इंग्लैंड में लोगों को उस क्षेत्र की जानकारी मिले और वो भारत के लिए क्यों आवश्यक है ये भी पता चले, तो इस अभियान को और गति अपने बात यहाँ पूरी करता है तो आगे के क्षेत्र। तो धन्यवाद आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बड़ी विस्तार से इतिहास को, ज्योग्राफी को सबको समझाया है। अब हमारे साथ श्री रंजन चौहान जी हैं, जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के राष्ट्रीय सचिव हैं आप, और आपने भी लंबे समय तक जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए मुद्दों का अध्ययन किया है, उस पर लोगों का मार्गदर्शन किया है, लेखन प्रकाशन किया है। तो अब मैं रंजन जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें इस विषय पर। आशुतोष जी ने बहुत डिटेल में पूरा विषय आप सब लोगों के सामने रखा है। मैं कोशिश करूंगा कि रिपीटेशन ना हो और जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र में अभी मैप नहीं है, वहां मैं ही दिख रहा हूँ, जिस क्षेत्र में ये पूरा घटनाक्रम इस समय चल रहा है। रावलाकोट आप सब जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है। मीरपुर, मुजफ्फराबाद और उसके बाद रावलाकोट जो इस समय केंद्र है पूरी प्रोटेस्ट का, उसके विषय में मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा और उसके बाद हो सकेगा तो कुछ प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है कि देश के जितने भी राज्य हैं उन सब में सबसे ज्यादा चर्चा यदि किसी राज्य पर हुई है पिछले 70 वर्षों में, 75 ईयर्स में, तो वो जम्मू कश्मीर एक राज्य है। और उसमें चर्चा का केंद्र जो है वो मैक्सिमम जो रहा वो कश्मीर घाटी में रहा। आशुतोष जी ने डिटेल में बताया, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट की जम्मू कश्मीर का पूरा जो एरिया है 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर का है। उसमें सबसे छोटा जो एरिया है वो कश्मीर का है। लगभग उसका क्षेत्रफल जो है 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जो आज हमारे पास है, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। 2,22,236 में से लगभग 1,21,000 या तो पाकिस्तान के कब्जे में है या चाइना के कब्जे में है। उसकी ब्रेकअप में डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज का वो विषय नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में फोकस भी इस चीज पर रहा कि किस तरह से भारत सरकार या भारतीय सेना जो है वहां पर रहने वाले लोगों के खिलाफ, या कश्मीरी आप जिनको कह सकते हैं, कश्मीरी शब्द भी थोड़ा ग्लैमराइज किया गया, चाहे ज्योग्राफिकली हो, कल्चरली हो या वो कम्युनिटी वाइज हो, वहां पे वहां के लोगों पर अत्याचार कर रही है और वही कहीं ना कहीं एक डिस्कशन का जो फोकस रहा। लेकिन जम्मू कश्मीर के इस पूरे क्षेत्र को यदि हम समझें, आप में से बहुत लोग जानते भी, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत नई बात आपके सामने रख रहा हूँ, कि पूरे जम्मू कश्मीर में केवल कश्मीरी नहीं रहते हैं। जम्मू कश्मीर के पूरा क्षेत्रफल जो क्षेत्र जो आज पाकिस्तान, चाइना के कब्जे में है और हमारे पास है, पूरा क्षेत्र वैसे कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली हमारा ही है। वहां पर कश्मीरी है, डोगरा है, पहाड़ी है, गुज्जर है, बल्ती है, शीना है। ये सारे कम्युनिटीज जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम जम्मू कश्मीर का जो पूरा एक जो इशू है, जिसको अक्सर लोग बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स इशू है या बहुत संवेदनशील इशू है, उसकी क्लैरिटी तब तक नहीं हो सकती जब तक हम ज्योग्राफिकली वहां की जो कम्युनिटीज हैं उसको ना समझें। आज का जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है वो जम्मू कश्मीर के उस हिस्से को लेकर है जो 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। पाकिस्तान उस क्षेत्र को लंबे समय से एजेके कहता रहता है, आज भी एजेके कहता है उसको, और एक टर्मिनोलॉजी उसने फ्लोट की है पाकिस्तान में और शेष भारत में। जाने अनजाने में बहुत से लोग भारत में भी उस टर्मिनोलॉजी का उपयोग करते हैं। आज रिसेंट का जो मुद्दा है कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में, एक किताब प्राइवेट पब्लिशर की है, उसमें भी इसी तरह की टर्मिनोलॉजीज जो है वो प्रयोग की गई है। इस समय कंट्रोवर्सी उस मुद्दे पर बनी है। मैं बहुत क्विकली एक पूरी कॉन्टिन्यूटी आपके सामने रखूंगा। अभी रिसेंट का जो आज मुद्दा है उसमें जम्मू कश्मीर एक्शन अवामी एक्शन कमेटी, एक कमेटी बनी है रावलाकोट में, और वो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी जो हुक्मरान है, वहाँ की जो पाकिस्तानी सरकार है, उसका इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के लोगों पर जो उनका शोषण पिछले 70 वर्षों से कर रही है, उसका एक रिएक्शन है। और ये रिएक्शन ऐसा नहीं है, इस सेशन का जो टाइटल रखा गया कि ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में पाकिस्तान के विरुद्ध बढ़ता हुआ असंतोष, ये असंतोष ऐसा नहीं है कि आज ही हुआ है। इसकी जड़ें जो है 1947 से आपके सामने रहेंगी, उस पर मैं थोड़ी एक बार चर्चा करूंगा। बेसिकली बहुत ब्रीफ आसान शब्दों में कहूँ तो जनरल एक डिस्कशन में है कि वहां पर लोकल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, या वहां पर
जो लोकल बांध है, मंगला बांध और किशनगंगा बांध का जिक्र किया भाई साहब ने, इन बांध से जो बिजली बनाई जा रही है वो इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में जा रही है, लोकल जहाँ की ये नदियां हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन को लेकर है। 12 सीटें ऐसी हैं सो कॉल्ड एजेके गवर्नमेंट में, एजेके इज नॉट आर टर्म, हम उसे पीओजेके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, उसकी उसमें 12 सीटें ऐसी हैं जो पाकिस्तान से इलेक्ट होकर आती हैं। टोटल कॉम्पोजिशन की यदि हम बात करें तो 53 सीट्स हैं सो कॉल्ड एजे के जो असेंबली है, उसमें 8 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट आते हैं, और 8 जब एक बार नॉमिनेट हो गए तो उसके बाद 45 बचे। 45 में से 12 मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान से चुने जाते हैं उन लोगों के नाम पर जो 1947 में जम्मू कश्मीर या जम्मू और कश्मीर या पुंछ के इलाकों से पाकिस्तान में गए। इन 12 लोगों में पाकिस्तान अपने पपेट्स को भेजता रहा है इलेक्ट कर कर, और वहां पर वहां की असेंबली को पूरा कंट्रोल करने का काम जो है वो इन 12 मेंबर्स का एक बड़ा रोल रहता है। इन 12 मेंबर्स पर लगातार बहुत जबरदस्त विरोध रहा है वहां की स्थानीय जनता का। वो लगातार इस बात का विरोध प्रकट करते भी रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में किस तरह का शोषण होता है मैं उसके बाद में बात करूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत में भी पिछले 75 ईयर्स में हम लोगों ने इस क्षेत्र में जो भी रिप्रेजेंटेशन था, वहां के लोगों पर जो एट्रोसिटीज हो रही थी उस पर बहुत ज्यादा लेखन उस तरह से नहीं है। इसकी जो शुरुआत है वो जिस समय से पाकिस्तान बना 1947 में, उसके बाद पाकिस्तान के बनने के बाद पाकिस्तानी सेना ने जब जम्मू कश्मीर के एक सेशन के कुछ पहले और उसके बाद जम्मू कश्मीर पर जो अटैक किया, उसमें मीरपुर, मुजफ्फराबाद, भिम्बर, कोटली ऐसे क्षेत्र, पुंछ के कुछ क्षेत्र, रावलाकोट जिनमें है, ये पाकिस्तान के कब्जे में चले गए। ये एट्रोसिटीज आज हो रही हैं। आज के समय में अगर आप फिगर्स पढ़ें, नंबर अगर आप देखें इंटरनेट के सोर्सेज से ही आप लोग, मुझे लगता है जितना मैं देख पा रहा हूँ उतना आप देख पा रहे हैं, हम कुछ लोगों से वहां जो बातचीत कर पा रहे हैं उसके आधार पर कुछ नंबर हम लोग कोट कर सकते हैं। कोई कहता है कि 12-15 लोग मारे गए हैं, कोई कहता है 50-60 मारे गए हैं, कुछ नंबर ऐसा भी है जहां 8-9 जून का जो नंबर था वो 300 के लगभग भी था। जिस तरह के विजुअल्स हम देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले विजुअल्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, हमें लगता है कि नंबर 300 के आसपास डेफिनेटली होगा। आज नंबर उससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। पाकिस्तान का एक्सपर्टाइज जो है पाकिस्तान में जो एट्रोसिटीज होती है उसको छुपाने में है, उसकी बातचीत मैं अभी करूंगा। लेकिन क्या ये एट्रोसिटीज आज हो रही है? ऐसा नहीं है। 1947 में जब पाकिस्तान ने पहला हमला जम्मू कश्मीर पर किया तो इस क्षेत्र में मीरपुर, मुजफ्फराबाद, भिम्बर, कोटली ऐसे क्षेत्र हैं जहां 20-25 हजार से लेकर 5,000 लोगों को एक साथ मारा गया है पाकिस्तानी सेना के अटैक में। इसमें मेजरली हिंदू और सिख जो वहां की लोकल पॉपुलेशन थी वो है। ये जो एट्रोसिटीज का दौर 1947 में शुरू हुआ वो आज भी जारी है। 1947 में मीरपुर अपने आप में बड़ा उदाहरण है। मुझे लगता है कि लगभग 20,000 लोगों को 2 दिनों में यहाँ पर मार दिया गया। एक छोटा शहर था उस समय मीरपुर जो है, मीरपुर आज के जो आज पाकिस्तान है उससे कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को। वहां पर आसपास की जो पॉपुलेशन थी पाकिस्तान के अटैक के बाद मीरपुर शहर में आ गई, और बाद में शहर पे पाकिस्तानी सेना ने अटैक किया और लगभग 20,000 लोगों की जो किलिंग है वहां पर हुई। इसी तरह से भिम्बर में हुई, कोटली में हुई, पुंछ में हुई। यहाँ से जो लोग बचे उन सब लोगों को एक अली बेग नाम के गुरुद्वारे में रखा गया। अली बेग गुरुद्वारा है, उसका नाम ओरिजिनल नेम कीर्तनगढ़ था। अली बेग गुरुद्वारे में बहुत सारे लोगों को पाकिस्तानी सेना ने अरेस्ट करके रखा। वहां पर भी लगभग मुझे लगता है कि हजारों लोग वहां पर भी मारे गए, और एक बड़ा एट्रोसिटीज का दौर जो है 1947 से लेकर 50 तक चला। इस पूरे युद्ध में हमने लगातार बोलना शुरू किया कि पाकिस्तानी सेना हम लोगों ने कभी नहीं बोला। उसके लिए हमने अक्सर शब्द का प्रयोग किया, चाहे वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन भारत सरकार का रहा हो या हमारे जो लेखक उस समय के थे या अकेडमिया ने लिखना शुरू किया कि कबाइली जो है, पाकिस्तान के कबाइली या जम्मू कश्मीर के कबाइलीज ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया। और पाकिस्तान ने ऑफिशियली पहली बार जब भारत ने कंप्लेंट की तो उसके जवाब में कहा कि हमने ये अटैक नहीं किया, ये वहां के सूदन ट्राइब्स जो हैं उन लोगों ने अटैक किया है और इसमें हमारा किसी तरह का अटैक नहीं है। भारतीय कंप्लेंट में ये कहा गया था कि पाकिस्तानी सेना ने यहाँ पर अटैक किया है और पाकिस्तान को ये रोकना चाहिए। पहला रेजोल्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस रेजोल्यूशन में एक स्थिति उभर कर आई कि एक सिचुएशन उभरी है जिसमें भारत कहता है कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में हमला किया है, पाकिस्तान डिनाई कर रहा है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये ऑफिशियल दोनों के जवाब के आधार पर पहला रेजोल्यूशन आया और सिचुएशन आई है, ऐसा कहा गया। और इसमें किसी भी तरह का मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए,
ये पहले रेजोल्यूशन में कहा गया। ठीक 6 महीने के बाद, ये जनवरी एग्जैक्ट 15 जनवरी मुझे लगता है 1948 का है, जुलाई 1948 में यूएन का पहला विजिट जो है वो भारत के तरफ से जम्मू कश्मीर में हुआ, उधर से पाकिस्तान की तरफ से हुआ। वहां पर पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव जफरुल्लाह खान थे, उन्होंने पहली बार ये माना जब यूएन का जो टीम वहां पर लैंड की, उनके सामने पहली बार ये माना कि इस समय जो ये एरिया है मीरपुर, मुजफ्फराबाद, भिंबर, कोटली, जहां आज ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी की 3 ब्रिगेड। इस पर यूएन का ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने कहा कि आपने पहले कहा था कि पाकिस्तानी सेना यहाँ पर नहीं है, ट्राइबल्स हैं, कबाइलीज हैं, लेकिन आज आप ये कह रहे हैं कि वहां 3 ब्रिगेड जो है पाकिस्तानी सेना की है। वहीं से यूएन का जो कमीशन था वो वापस चला गया और ऑफिशियल कम्युनिकेशन में उन्होंने ये कहना शुरू किया कि पाकिस्तानी आर्मी जो है इस एरिया को वेकेट करे, सो कॉल्ड एजे के जो आज की गवर्नमेंट बनी है उसकी आर्मी भी इसको वेकेट करे। अनफॉर्चुनेटली कभी भी वहां से सो कॉल्ड एजे के गवर्नमेंट या पाकिस्तानी जो आर्मी है उसने विकेट नहीं किया। आज भी उनका जबरन कब्जा वहां पर है, और जबरन कब्जा जब वहां पर है तो एट्रोसिटीज जो वहां से लोग डिस्प्लेस होकर जम्मू कश्मीर या आज का जम्मू कश्मीर जो है हमारे पास जो है, और शेष भारत में लगभग आज 15 लाख लोग ऐसे हैं जो वहां से डिस्प्लेस होकर आए 1947 में, वो जम्मू कश्मीर में है। शेष भारत में लगभग 60 शहरों में हम लोगों ने लोग पीओजेके के जो लोग हैं मीरपुर मुजफ्फराबाद के, वो आइडेंटिफाई किए हैं। एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के रियल स्टेक होल्डर्स हैं, पहले स्टेक होल्डर्स हैं। मैं ये सारी कंटिन्यूटी आपके सामने सिर्फ इसलिए लग रहा हूं कि 2026 के जो भी घटनाक्रम वहां घट रहा है इसको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। ये एट्रोसिटीज का क्रम जो है पाकिस्तान ने जिस दिन से पाकिस्तान बना उस दिन से ही शुरू किया। सेकंड जो आप इसमें बहुत क्विकली मैं आप लोगों के ध्यान में लाऊंगा, दूसरा जो 1950 का वहां का इंटरेस्टिंग इवेंट है, पाकिस्तान ने वहां एजे के गवर्नमेंट फॉर्म की। आज भी वो सो कॉल्ड एजे के गवर्नमेंट है, एग्जिस्ट करती है। लेकिन कुछ समय के बाद वहां के जो प्रोमिनेंट लीडर थे सरदार इब्राहिम खान, उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट, क्योंकि पाकिस्तानी लगातार वहां पर जिस तरह की एट्रोसिटीज कर रहे थे उसके खिलाफ आवाज बुलंद की, और ये पलंदरी, रावलाकोट और ये सुधनोती के एरियाज है, यहाँ के ये रहने वाले थे। सूदन कम्युनिटी का इनको सपोर्ट था। जो सो कॉल्ड सूदन, अक्सर कहा जाता है कि सूदन ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया। सूदन कम्युनिटी के इस लीडर को पाकिस्तानी सेना ने जब दुखी किया तो ये मीरपुर और मुजफ्फराबाद से हटकर रावलाकोट में आ गए और इन्होंने अपनी सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म की। 1951 से लेकर 1955-56 तक इस पूरे क्षेत्र में एजे के, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13,000 किलोमीटर है, वहां पर दो गवर्नमेंट्स के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। एक एजे के गवर्नमेंट, दूसरा जो है सरदार इब्राहिम खान की गवर्नमेंट। पाकिस्तानी सेना कॉन्टिन्यूसली सरदार इब्राहिम खान और उसके साथ के जो लोग थे उन पर लगातार उन्होंने प्रेशर बनाया, एट्रोसिटीज की। पंजाब कांस्टेबलरी करके उनका जो एक यूनिट था, उसकी अगर आप हिस्ट्री निकालें तो वहां पर उन्होंने जबरदस्त एट्रोसिटीज की। यहाँ तक जो लोग वहाँ उसके बारे में लिखते पढ़ते हैं उनका ये बताना है कि 1955 में सुधनोती करके जो जगह आज डिस्ट्रिक्ट बन गया है, सुधनोती गांव को पाकिस्तानी सेना ने पूरी तरह से जला दिया। आज का जो 2026 का जो ये सब उसी क्षेत्र में आज सब कुछ चल रहा है। ये आज जब ये लोग वहां सड़कों पर उतरे हैं, वहां का ईदगाह मैदान है, वहां पर लोग इकट्ठे हैं। आज सब लोग 1955 की उस पुंछ अपराइजिंग को याद कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान पहले से करता आया है ठीक आज वैसे ही कर रहा है। औरतों को, आदमियों को जो उनको लगा कि ये लीडर्स हैं, उनको जीप के पीछे बांधकर पाकिस्तानी सेना तब तक घसीटती थी जब तक कि उनकी हड्डियां ना निकल जाए। और सूदन कम्युनिटी ने भी इसका जबरदस्त विरोध किया। लगभग 500 पाकिस्तानी सैनिक भी उन्होंने उस समय अरेस्ट किए। जिस तरह से आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, आज तो विजुअल्स हैं, अनफॉर्चुनेटली विजुअल्स उस समय के नहीं है। पाकिस्तानी सेना की जो पैंट्स हैं, पतलूने जो है, वो जगह जगह पर वो टांग रहे हैं, ऐसे विजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये ट्रेंड आज का नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा पीओजे हम वापस कब लेंगे। मुझे लगता है कि वो वापस लेने वाला जो प्रश्न है ये बाद में आना चाहिए। वहां पर किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक सेंटीमेंट है और वहां पर जो पाकिस्तानी सेना एट्रोसिटीज कर रही है, और उसके बाद किस तरह से वहां के लोग पाकिस्तानी सेना के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो उस पर मुझे लगता है एक कॉन्टिन्यूटी उसकी समझनी जरूरी है। 5-6 साल इस तरह के एट्रोसिटीज के बाद जब लोग ये थक गए तो वहां पर फिर उसके बाद ये अपराइजिंग जो है ये रुकी। लेकिन 1955 के बाद भी 60s 70s में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पर जब भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ या पाकिस्तानी
सरकार के खिलाफ किसी ने बोलने की कोशिश की तो उसकी किलिंग या उसकी वो डिसअपेयर हो गया। आप कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में आज इंटरनेट ढूंढेंगे, जो श्रीनगर है, बारामूला है, लगातार हाफ वीडियोस या डिसअपेरेंस के केसेस की बात की जाती है। यूएन की 2025 की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार लगभग 6500 लोग ऑन रिकॉर्ड हैं जो आज भी इस पूरे क्षेत्र से मिसिंग है। वो कहाँ है, जिंदा है, नहीं है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, आप सच तो लिख ही सकते हैं लेकिन साथ में झूठ भी बहुत लिखते हैं। मुझे लगता है 8-9 साल मुझे कश्मीर में रहने का मौका मिला, वहां जो मैंने जिस तरह की रिपोर्टिंग देखी उसमें बहुत बार ऐसी रिपोर्टिंग हुआ करती थी कि जो घटना ग्राउंड पे घटी नहीं, उस पर रिपोर्टिंग भी हो जाती थी, उसकी रिपोर्टिंग के बाद उसकी कंपाइलेशन भी हो जाती थी और कंपाइलेशन होने के बाद यूएन के किसी छोटे से कमरे में बैठ के उसका प्रेजेंटेशन भी हो जाता था और बाद में कहा जाता था कि अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक भारतीय जो ऑक्यूपेशन है और उस ऑक्यूपेशन में ये एट्रोसिटीज हो रही हैं और वो कंपाइलेशन न्यूज़पेपर्स का जो घटना ग्राउंड पे घटी नहीं है, एक दो मैं आपको सामने अभी रखूंगा भी, ऐसी इस तरह की रिपोर्टिंग लगातार की गई है। लेकिन आप पुंछ अपराइजिंग की जो घटना है 1955 की, उसके बारे में यदि आप भारत की इंटरनेट पे भी ढूंढेंगे, आजकल का सो कॉल्ड एआई है, एआई में भी आपको मुझे लगता है कि वो घटना जो है वहां की नहीं मिलेगी। और 1977 में एक उर्दू भाषा में एक राइटर ने किताब लिखी, शोधाए कश्मीर करके, मुझे लगता है वही एक इसका इस समय एक बड़ा सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। लेकिन लोकल पाकिस्तानी अखबार में भी यदि आप ढूंढेंगे तो पंजाब पाकिस्तान में tribune.pk करके एक प्लेटफॉर्म है, उसके अतिरिक्त आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये एट्रोसिटीज वहां पर लगातार चल रही थी। मैं जस्ट एक कंपैरिजन आपके सामने ड्रा करने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है उसका मिसयूज किया गया और वहां जो एट्रोसिटीज हो रही हैं वो 1947 की, चाहे मीरपुर, मुजफ्फराबाद, भिंबर किलिंग, कोटली की किलिंग्स हो, हमारे यहाँ राजौरी, गुरेज में किलिंग्स हुई, उसकी रिपोर्टिंग हो, जम्मू कश्मीर के पहले विक्टिम या जो स्टेक होल्डर्स थे वो इस क्षेत्र के लोग थे, 1955 का पुंछ का जो रिबिलियन है जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ वो हो, या उसके बाद 90 से लेकर 2025 तक ऐसे कई सौ हजारों केस ऐसे हैं जिसमें किलिंग्स हुई है। वहां एक जर्नलिस्ट थे कयानी, 2003 में या मुझे लगता है 4 में उनकी किलिंग हुई। उनकी किलिंग पर यदि कोई फॉरनर ने अभी आके रिपोर्टिंग की तो उसके खिलाफ भी एक्शन हुआ। आप वहां पर किसी भी तरह की एट्रोसिटीज जो हैं उनको लिख पाने में, उसको बोल पाने में आप समर्थ नहीं है। एजे के टर्म एक मुझे लगता है बहुत ज्यादा चलन में आई, कई बार हमारे देश में भी लोग एजे के उसको अक्सर बोल दिया करते हैं। ये किस तरह का आजाद जम्मू कश्मीर है, इसको समझना हो तो वहां पर जो पाकिस्तानी सेना का जो कंट्रोल है वो आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एजेके सिर्फ नाम का है। मान लीजिए आप वहां पर आज कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जैसे अभी रिसेंटली वहां इलेक्शंस ड्यू हैं, मुझे लगता है जुलाई में इलेक्शंस थे वहां के, अभी शायद उसकी घोषणा भी हुई है। अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपको पहले पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का एक्सेशन है इस फॉर्म पे या इस डॉक्यूमेंट पे साइन करना पड़ता है, तब आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। सो कॉल्ड ये जो एजे के आज का जो आज आजाद जम्मू कश्मीर है, हमारे यहाँ पर एक्सेशन हुआ जिसको लीगली यूएन ने भी माना। आज ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हमें बार बार साइन करने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर भारतीय संविधान के अनुसार भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान के इस क्षेत्र में आपको इलेक्शन लड़ना है तो एक्सेशन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है आज के समय में, मुमताज फैजल करके प्राइम मिनिस्टर है, उसकी जो हैसियत है वो सिर्फ इतनी है कि वहां पर जो पाकिस्तान का मेजर या कर्नल रैंक का ऑफिसर है वो भी बुलाकर प्राइम मिनिस्टर को अपने ऑफिस के बाहर घंटों बिठा के रखता है। सबसे बड़ा जो इस पूरे प्रोसेस में जो एक इशू उठाने की जरूरत है और हमारे यहाँ पर भी उठाने की जरूरत है कि किस तरह से वहां पर जो वहां की असेंबली है उसको कंट्रोल किया गया है। 12 जो सीट्स हैं उन सीट्स के माध्यम से इन पूरी 53 जो मेंबर्स की जो पूरी असेंबली है उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर पाकिस्तान के हक में लगातार जो काम किया गया है उसकी वजह से वहां के लोगों में एक जबरदस्त गुस्सा है। ये जो कॉन्टिन्यूटी मैंने आपके सामने बताने की कोशिश की, ऐसे बहुत सारे और इंस्टेंसेस हैं। 2003 में, 2005 में वहां एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। इससे पहले जब भी जम्मू कश्मीर के बारे में हम लिखते हैं तो जम्मू कश्मीर के बारे में ही ज्यादा लिखा जाता है, जम्मू कश्मीर के इस हिस्से के बारे में नहीं लिखा जाता। कम्युनिटी वाइज अगर आपको समझना हो, अभी जब भी ये रिपोर्टिंग भी इस पूरे इशू की हो रही है तो ये लिखा जा रहा है कि कश्मीरीज पाकिस्तान के विरुद्ध खड़े हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पूरे क्षेत्र में मुझे लगता है मीरपुर, पुंछ, इस पूरे क्षेत्र में तो लगभग ना के बराबर कश्मीरी हैं। रावला कोट जहां इस समय ये पूरा चल रहा है,
थोड़ा बहुत जो कश्मीरी है मुझे लगता है 10-15% जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज वो मुजफ्फराबाद में है जो कश्मीरी स्पीकिंग है। यहाँ की जो मेजर लैंग्वेज है वो पहाड़ी है, पोथवारी है, गोजरी है, मीरपुरी है। यहाँ के लोग, जैसा आशुतोष जी ने बताया, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, मंगला बांध के बनने के बाद मीरपुरियों की बहुत बड़ा जो पूरा क्षेत्र है वो डूब गया और वहाँ के लोगों को यूएन यूके में भी सेटल किया गया। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस पूरा करना था वो भी पूरा किया गया। पिछले 70 वर्षों में जब भी जम्मू कश्मीर का इशू खड़ा हुआ, यही मीरपुरी डायस्पोरा जो है भारत के हाई कमीशन या दूतावास के बाहर आकर प्रदर्शन करता था। इतिहास में मुझे लगता है 1955 का हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत लेखन उस तरह का है नहीं, लेकिन 2026 में पहली बार यही जो कम्युनिटी है पाकिस्तानी कमीशन के सामने या हाई कमीशन के सामने जाकर प्रदर्शन कर रही है और बहुत जोरदार प्रदर्शन कर रही है। और आने वाले समय में मुझे लगता है 2 दिन में वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन जो है यूके में होने भी वाला है। ये इस तरह की घटनाएं जो हैं वहां पर अब इस समय बहुत जबरदस्त तरीके से हुई हैं। रिसेंट वाला जो पूरा इवेंट है ये 2023 से लगभग इसकी शुरुआत हो गई। जैसे मैंने शुरू में बताया कि पाकिस्तान ने वहां पर जिस तरह से बिजली को लेकर, महंगाई को लेकर और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन है उसको लेकर जिस तरह की सख्ती बरती थी, उसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन करने शुरू किए और उसके खिलाफ धीरे धीरे कर कर एक जम्मू कश्मीर एक्शन आवामी कमेटी जो है उसका निर्माण हुआ। इस कमेटी में वहाँ के जो आम लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या और जो प्रोफेशनल्स वहाँ हो सकते हैं, इन सब लोगों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और इसने लगातार अपनी डिमांड जो है पाकिस्तान के सामने रखी है। लगभग 31-32 पिछले 2-3 साल में पाकिस्तानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और ये जाक, इसको हम एब्रीवेशन में जाक बोलते हैं, जम्मू कश्मीर एक्शन आवामी एक्शन कमेटी, इसके बीच में लगातार डिस्कशंस हुए हैं। उन डिस्कशंस में पाकिस्तान वर्बली उनकी डिमांड्स को मान लेता है लेकिन ग्राउंड पे जब करने की बारी आती है तो उन डिमांड्स को नहीं मानता। इस पूरे इवेंट को लेकर 24 और 25 में भी वहां पर लगातार 2 बार जो है किलिंग्स हुई हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के जो सेटलमेंट्स हैं उन पर अटैक्स किया है वहाँ की जनता ने। अभी का जो जो इवेंट है उसमें 7 जून का जो एक डेट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें 7 जून में पाकिस्तानी, जैसा मैंने शुरू में बताया कि एजेके पीओजेके के जो लोग हैं वो लगातार मांग रहे हैं कि 12 सीटों का जो रिप्रेजेंटेशन है इसको खत्म किया जाना चाहिए। इसको पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ने वर्बली माना कि हाँ इस पर हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन 7 जून को एक जजमेंट आया और उस जजमेंट में कहा गया कि ये संभव नहीं है। कानूनन जो 12 सीटें हैं ये रहेंगी और इसको आप नहीं हटा सकते। इसके विरुद्ध जो है प्रदर्शन शुरू हुए और पहली जो किलिंग हुई वो मांग करके एक ब्रिज है रावला कोट में, वहां पर एक लोकल जो शॉपकीपर है उसकी किलिंग हुई। उसकी किलिंग के बाद उसका जब शव अस्पताल गया, वहां पर अस्पताल पर भी पाकिस्तानी सेना ने और पाकिस्तान के जो सो कोल्ड वहाँ की पीओजे की पुलिस है उसने वहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर अटैक किया। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जो बात है कि एक सरदार इनायत खान नाम का इंस्पेक्टर है जो पीओजे के उस अगर उनकी लैंग्वेज में कहें तो एजे के पुलिस में, लेकिन वहाँ की जो पीओजे की पुलिस है उसका एक इंस्पेक्टर है। उसने पाकिस्तानी सेना और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया कि वो जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर गोलियां चलाएं और इसके जवाब में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पाकिस्तान इसको डिक्लाइन करता है, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज से पता करेंगे तो सरदार इनायत खान नाम का एक इंस्पेक्टर है, उसकी किलिंग हुई और उसके बाद जो मांग ब्रिज पर किलिंग हुई, इन दोनों की वजह से एक जबरदस्त वहां पर प्रदर्शन शुरू हुआ और पाकिस्तानी सेना ने भी वहां जो इस समय पाकिस्तान पीओजे में आईजी हैं, आईजी इनायत खान नाम है उनका, लियाकत अली खान, उसने एडिशनल फोर्सेस जो है पाकिस्तान से मांगी। आज के समय में लगातार पाकिस्तान या सो कॉल्ड जो एंटी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं वो लगातार कहते हैं कि 7 लाख, 15 लाख, 12 लाख फोर्सेस जो है कश्मीर में भारत जो है इसके माध्यम से कश्मीर को होल्ड किए है। लेकिन असली जो, अगर आपको कंसंट्रेशन समझना है कि पाकिस्तान सेना का क्या होता है तो वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि लाखों की संख्या में इस छोटे से क्षेत्र में 13,000 किलोमीटर का जो एरिया जहाँ छोटा सा पीओजे के लिखा है, यहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना का कंसंट्रेशन है वो, हमारा तो नेचुरल है बिकॉज बॉर्डर है और उसके बाद लद्दाख का इतना बड़ा क्षेत्र है, इस छोटे से क्षेत्र में जो पाकिस्तानी सेना का कंसंट्रेशन है उसका यदि हिसाब लगाया जाए तो अपने आप में परिचायक है कि पाकिस्तान किस तरह से वहाँ एट्रोसिटीज कर रहा है। उन्होंने वहां पर जो किलिंग शुरू की है उसमें प्रेग्नेंट लेडीज तक को टारगेट किया गया, ऐसा सोर्सेज से समझ में पता लग रहा है कि लगभग
10 या 12 नंबर प्रेग्नेंट लेडीज को भी वहां पर मारा गया है। और पहले 2 दिनों में ही लगभग 300 के करीब जो है लोगों की किलिंग हो गई थी। पिछले 10 दिनों से ब्लैकआउट है। जैसा 1955 की स्थिति मैंने आपके सामने रखी कि 1955 में जो किलिंग्स हुई हैं, उनका यदि आप रिटर्न रिकॉर्ड ढूंढना शुरू करेंगे तो बहुत लिमिटेड सोर्सेज ऐसे हैं जो इस पूरे उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक वैसे ही आज के समय में जब संभव नहीं है, उस समय की तुलना में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पूरी तरह से ब्लैकआउट इस पूरे क्षेत्र में किया गया है, जिसकी वजह से सही जानकारी जो है वो सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन पिछले 10 दिनों में ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना ने इस क्षेत्र में जो फूड सप्लाई है उसको रोक दिया है, जिसकी वजह से लोगों में और ज्यादा गुस्सा आया है। लोग ईदगाह के मैदान पर, जो हमारे अपने सोर्सेज से लगभग खबर है कि 8 से 10 हजार लोग लगातार वहां पर डटे हुए हैं पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, सो कॉल्ड के गवर्नमेंट के खिलाफ वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 3-4 केसेस तो इस तरह के हैं कि वहां के लोग, जो रावलाकोट है ये बहुत नजदीक है, आप जो एलओसी ट्रेड आप सुनते हैं वो रावलाकोट और पुंछ से भी एक रूट था। हमारे यहाँ का पुंछ जो है रावलाकोट उसी का हिस्सा है आज के समय में, पुराने समय 1947 से यहाँ से एलओसी ट्रेड के समय सामान रावलाकोट जाता था और रावलाकोट से पुंछ में आता था, बाद में वो जम्मू कश्मीर या शेष भारत में जाता था। बहुत नजदीक है। वहां से 3 ऐसे अटेम्प्ट हो चुके हैं जिसमें वहां के लोग पाकिस्तानी सेना की एट्रोसिटीज से घबराकर बिना हथियार, वहां से टेररिस्ट भी एंटर करते हैं कभी कभी, लेकिन बिना हथियार 3 ऐसे इंस्टेंसेस आ चुके हैं जिसमें वहां के यूथ जो है वो यहाँ आया है। और जब यहाँ उसको इंडियन आर्मी ने पकड़ा या स्थानीय पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसका सिर्फ एक ही कहना है कि मैं वापस जाना नहीं चाहता, कि वहां मैं कब मार दे जाऊंगा मुझे नहीं पता। पढ़ा लिखा यूथ भी जो वहाँ का पढ़ा लिखा है, इनमें से एक लड़का जो है वो बीएससी या एमएससी किया हुआ है, हालांकि अभी वो कस्टडी में है। एक आधा वीडियो मुझे लगता है उसका भी बाहर आया है। और कई बार इस समय जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रही हैं उसमें लगातार ऐसी डिमांड्स भी उठ रही हैं कि अब हमें कम से कम पाकिस्तान से छुटकारा चाहिए, और उनके पास विकल्प जो है वो इधर का भी खुला है। मुझे लगता है कि इसमें अभी जो डिबेट बहुत ज्यादा इस तरफ जाती है कि ये हिस्सा कब वापस आएगा या कब वापस लिया जाएगा, उसकी बजाय यदि पाकिस्तानी एट्रोसिटीज जो 70 वर्षों में वहां हुई उसको थोड़ा अगर हम उठाएं तो मुझे लगता है कि एक सही जो जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर भी और उसकी एक हिस्टोरिसिटी, उसकी कॉन्टिन्यूटी को लेकर वो सामने आ सकती है। आप सिंपल गूगल सर्च, आज तो एआई भी है, किलिंग्स इन कश्मीर यानी जो हमारा कश्मीर, बारामूला, अनंतनाग जो आज का कश्मीर है वहां पर अगर यदि आप डालते हैं तो आपके सामने बहुत सारी लिस्ट ऑफ किलिंग्स इस तरह की आ जाएंगी। लेकिन 70 सालों में जो पाकिस्तान उस क्षेत्र में कर रहा है वो आज भी उस तरह से गूगल से या इन सब चीजों से नहीं निकलती है। इस पूरे कंटेंट पे काम करने की जरूरत है। ऑलरेडी इस पे कुछ काम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है जिस स्तर पे होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। वहां पर कॉन्टिन्यूटी में पाकिस्तान के विरुद्ध लगातार आवाज की जाती है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि 1955 के अपराइजिंग के बाद 1963 में जो अभी मैप में भाई साहब दिखा रहे थे उसमें एक एरिया शख्सगाम का, वो एरिया पाकिस्तान ने इधर से चाइना को दे दिया, जिसको हम शख्सगाम कहते हैं। लगभग 5000 किलोमीटर का एरिया है। उसके विरोध में पीओजेके के लोग वहां की सो कॉल्ड एजे के हाई कोर्ट में गए, उन्होंने केस दायर किया और उसका एक जजमेंट है। उस जजमेंट को यदि आप पढ़े तो आपको उसमें स्पष्ट मिलेगा कि जजमेंट में बहुत क्लियरली उन्होंने कहा है कि ये मीरपुर, मुजफ्फराबाद, भिंबर, कोटली, गिलगित बल्टिस्तान, ये एरिया मात्र 13,000 किलोमीटर का है, लेकिन गिलगित बल्टिस्तान जो है वो लगभग 64,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। और जो चाइना के पास चला गया है वो लगभग 42,000 किलोमीटर का है। लगभग 1,21,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो क्षेत्र है ये भारत का हिस्सा, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। इस पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है, और पाकिस्तान का हक यदि नहीं है तो वो किसी भी तरह से इसको हैंड ओवर टू चाइना नहीं कर सकता। ये वहां का जजमेंट है। तो इस तरह के बहुत सारे कंटेंट या इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। मुझे लगता है कि 1994 के रेजोल्यूशन की भाई साहब ने बात की, जिसमें भारतीय पार्लियामेंट का एक अनोनिमस एक रेजोल्यूशन है जिसमें पूरा एजेके का जो पूरा पीओजेके का क्षेत्र है ये एकमात्र ऐसा विषय बचा है भारत और पाकिस्तान के बीच में जिसको खत्म करने की जरूरत है। और आज लगभग पहली बार मुझे लगता है कि रिसेंट हिस्ट्री में बहुत खुल के इसके बारे में खबरें आ रही हैं। हालांकि पाकिस्तान ने अभी भी इस क्षेत्र में ब्लैकआउट किया हुआ है, बहुत ज्यादा जानकारी स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं आ रही है। पाकिस्तान लगातार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर डिनाई कर रहा है कि वहाँ लोगों की किलिंग नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि यूके पार्लियामेंट के लगभग 50-55 एमपीज ने, मैं लगभग 16-17 वर्ष हो गए जम्मू कश्मीर में काम करते हुए,
हमारे खिलाफ यूके के एमपीज ने, एक्सेप्ट एक बॉब ब्लैकमैन करके एक एमपी है, उसको छोड़ दे तो ज्यादातर एमपीज जो है वो भारत के खिलाफ कोई ना कोई प्रस्ताव पारित करते रहते हैं। लेकिन ये पहली बार पाकिस्तान की एट्रोसिटीज के खिलाफ जो है प्रस्ताव वहां की पार्लियामेंट ने पारित किया है। साथ ही साथ एमनेस्टी या ह्यूमन राइट्स वॉच ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी पाकिस्तान की एट्रोसिटीज जो वहाँ हो रही हैं उनको सामने उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसमें मुझे लगता है एक स्ट्रक्चर्ड मॉनिटरिंग और लेखन की जरूरत है। और जम्मू कश्मीर का जो रियल इशू है, जम्मू कश्मीर को लेकर अक्सर एक सेपरेटिस्ट फैक्शन है, एक ग्रुप है जो जम्मू कश्मीर का रियल स्टेक होल्डर होने का दावा करता है। लेकिन जम्मू कश्मीर का रियल स्टेक होल्डर्स या पहला विक्टिम जो है वो इस एरिया का रहने वाला आदमी है। उसका 15 लाख के करीब पॉपुलेशन आज हमारे पास भी है, ऐसे ही ठीक उधर भी है जो लगातार पाकिस्तान और चाइना के एट्रोसिटीज का शिकार है। इस सारे घटनाक्रम पर नजर रखी जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा काम जो है आर्टिकल 370 का खात्मा जो हुआ है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरीज और चाइना ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के बारे में जानकारी का स्तर जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है ताकि एक सही मत निर्माण देश में और पूरी दुनिया में हो सके। रंजन जी का बहुत बहुत आभार। आपने विस्तार के साथ पाकिस्तान में अधिकांश जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह के अत्याचार हुए हैं वहाँ की स्थानीय जनता के ऊपर, और किस तरह से वहाँ की जनता दशकों से पाकिस्तान के अत्याचार, शोषण और लूटपाट के खिलाफ आवाज उठा रही है, और अब धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके बारे में चेतना कुछ जागृत हुई है। तो इस विषय पर आपने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है, हम सबका मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं ये चर्चा आप सभी के लिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे साथ हॉल में भी बहुत सारे लोग उपस्थित हैं और ऑनलाइन भी काफी लोग जुड़े हैं, तो मैं आपके लिए यह चर्चा खुली रखता हूँ। आपको आशुतोष जी से और रंजन जी से कोई प्रश्न पूछना हो, आप पहले जो ऑनलाइन जुड़े हैं वे अपना हैंड रेज करें। जीएल रैना जी आप अनम्यूट कीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। जी कुलदीप जी, मैंने कहा नमस्कार आपको भी, आशुतोष जी और रंजन जी को भी और सब लोगों को। वास्तव में बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट भी आप लोगों ने चुना था, और हम जानते हैं कि आशुतोष जी और रंजन जी दोनों, इनके बारे में शायद लोगों को इतना जानकारी नहीं होगी कि 370 को हटाने में इनकी क्या भूमिका रही है। तो विद्वान लोग हैं और जानकारियां रखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत ज्यादा, और उसमें जिसमें दोनों साइड के लोग। लेकिन मैं सिर्फ 2 चीजें जोड़ना चाहता था, बस उसके लिए मैंने हाथ खड़ा कर दिया। एक ये कि जो रंजन जी ने अभी हमको बताया कि 12 सीटें जो 53 में से है, उसके साथ साथ जो 8 नॉमिनेटेड है वहां पर, यानी 53 में से 27 अगर बहुमत बनता है तो 20 सीटें पहले ही पाकिस्तान की जो सरकार है उसके हाथ में रहती है। फिर 33 में से 6 या 7 लोगों को उसको मैनेज करना पड़ता है, इसलिए उसके विरुद्ध तो ये है ही है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट उसमें ये है कि पाकिस्तान में जो ये आसिफ मुनीर है वो एक 28th अमेंडमेंट की बात कर रहा है। 26 और 27 अमेंडमेंट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में किया है, जिस 28th अमेंडमेंट के जरिए जो चर्चा में आ रहा है उसका ऑफिशियल डिटेल नहीं है कि वो प्रोविंसेस को घटा या बढ़ा सकता है, जिसमें जो ये पीओजेके के लोग हैं उनको डर है कि शायद बहुत सा हिस्सा, खासकर ये मंगला वगैरह, शायद वो उसको रीऑर्गेनाइज करके पंजाब के साथ में जोड़ दे। और दूसरा उन्होंने जो उसमें प्रपोज किया है कि वो वोटिंग एज जो है वो 18 से बढ़ाकर 25 करने वाले हैं, ताकि एक बहुत बड़ा तबका नौजवान जो आज पाकिस्तान के फेवर में नहीं है वो वोटिंग से महरूम रहे, उसको अलग कर दिया जाए। तो इसलिए मैं इस 2 कमेंट्स को जोड़ना चाहता था, मुझे लगा कि शायद इससे इस विषय के ऊपर और समझेंगे। इसलिए पाकिस्तान में जो पीओजेके के लोग हैं इस वक्त बहुत ज्यादा आंदोलित है, उनको लगता है कि रही सही कसर भी इसके बाद निकल जाएगी। और तीसरा जो एक छोटा सा पॉइंट था कि जो गिलगित बल्तिस्तान में शिया और मेजॉरिटी एरिया था, आज उसको पाकिस्तान ने पंजाब और बाकी इलाकों से लाकर लगभग 50 शिया और सुन्नी को 50-50 कर दिया है। धन्यवाद रैना जी। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, श्री गिरधारी लाल रैना जी जम्मू कश्मीर में एमएलसी रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर में लंबे समय से आप सक्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया, आपका धन्यवाद।
जो जेल रेना जी ने कहा कि 53 में से 12 सीटें ऐसी रिजर्व सीटें हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों की रखी है, जो पाकिस्तान में रहते हैं। 8 सीटें ऐसी भी हैं जो नॉमिनेटेड है। तो 53 में से 15, 8, 23 सीटें जो है वो सीधा सीधा पाकिस्तान के हाथ में है, और बहुमत जो है वो जो भी जिसको भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहेगी वो उसका कंट्रोल वहां की असेंबली में रहेगा। तो इसके विरोध में है एक बड़ा प्रदर्शन। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में वहां का एक चेंज वहां करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तानी सरकार, या कर चुकी है, उनका कहना है 27 या 28 एक अमेंडमेंट है जिसमें वो पाकिस्तानी जो अभी ये सारा हिस्सा पाकिस्तान का ऑफिशियल हिस्सा नहीं है, तो उसको इस तरह से पाकिस्तान के साथ जोड़ें, और उसमें खासकर मंगला बांध जो एक बड़ा कंटेंशन है, क्योंकि वो एक पावर जनरेशन का सोर्स भी है, उसको पाकिस्तान से जोड़कर किस तरह से बाकी बाकी क्षेत्र को छोड़ दें, तो इसके खिलाफ वहां की जो यूथ है उसके खिलाफ उठ रहा है पाकिस्तान। ये और ये इस तरह की शरारत पाकिस्तान पहले भी करता रहा है। 1955 का जो मैं जिक्र किया बार बार, क्योंकि आज 2026 और 55 को वहां के लोग बहुत जोड़ रहे हैं। उस समय भी इब्राहिम खान का विरोध इसी चीज को लेकर था। पाकिस्तान उस समय 4 उसमें स्टेट से उसमें 5वां स्टेट जो है वो इस क्षेत्र को बनाना चाहता था, जिसका विरोध वहां के लोग कर रहे थे। तो ये वाले इश्यूज भी हैं जो कुछ मैंने आपके सामने रखे, उसमें अजय गिरधारी रेना जी ने उसको ऐड किया। हाँ विनोद जी, ये मैं कहना चाहिए, अभी डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही थी कि जो किलिंग्स हुई है डॉक्यूमेंटेशन उनका, तो श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कंपाइलेशन है, पूरी बुक है उसकी, बड़ी मोटी सी बुक है, उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन है जितनी किलिंग्स हुई है, जितना एट्रोसिटीज हुई हैं। और एक माणिकचंद वाजपेयी की भी है, और एक शेषाद्री जी की बुक है ट्रेजिक हिस्ट्री, उसमें भी बहुत गहन विश्लेषण हुआ है। एक ए एन बाली है की बुक है, उसमें भी काफी हुआ है। मेरा कहना ये मेरे मन में प्रश्न ये आ रहा था कि इतनी एट्रोसिटी पीओजे में हो रही है और स्थानों में हो रही है जो पाकिस्तान के अनधिकृत उनके अतिक्रमण में है, तो इसका हम क्या निकालेंगे? हमको बेसिकली ये वापस आना चाहिए। तो जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि सोचना चाहिए भारत सरकार को किस तरह से वापस लिया जाए। और ये इतना आसान नहीं है कि ये लोग एजिटेट कर रहे हैं तो वापस भारत में इतनी आसानी से मिल जाएंगे। इसके पीछे कितना वर्किंग होनी है, कितना इसके पीछे तैयारी करनी है, ये सब सोच के भी काम करना होगा। कुछ बुक्स हैं, जैसे कुछ आर्मी जनरल्स की लिखी बुक्स हैं, उन्होंने पूरा इसका विश्लेषण किया है। ये पोस्ट का विश्लेषण उन्होंने किया है कि अगर वापस लेना हो तो किसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इतना ही मैं कहना चाहता था। धन्यवाद भाई। आपने जानकारी दी कि इसका जो एट्रोसिटीज हुई है उसका रिकॉर्ड कहाँ कहाँ है, आपने 2-3 पुस्तकों का और जिक्र किया, और आपने जो ये भी बताया कि अगर ये यूनिफिकेशन होना है वापस, मर्जिंग होता है वापस जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर और अन्य भाग हैं लद्दाख वगैरह के, तो उसके लिए क्या परिस्थितियां और स्ट्रेटेजिक को इश्यूज हैं, ये आपने बताया। धन्यवाद आपका। एक प्रश्न जो आया है कमेंट में कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एंड चाइना ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पॉपुलेशन करीब 70 साल से एक अलग ही संस्कृति का हिस्सा है। अब अगर इस हिस्से को भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शामिल कभी होना होता है तो इन लोगों का सांस्कृतिक इंटीग्रेशन क्या बहुत मुश्किल नहीं होगा? प्रश्न आया है। और इसका प्रश्न ये हेमंत जी का है, प्रज्ञा अकाउंट से। मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल काम करने के लिए हम लोग चले हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमें ऐसे धीरे धीरे छोड़ते हुए, शताब्दियां बीत गई और हम छोटे होते जा रहे हैं। भारत कब तक और छोटा होगा? आपको जो वहां की रचना है वो या फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश की रचना है, तो आप कोई एक विपरीत संस्कृति, या विपरीत भी नहीं कहूँ, एक अलग तरीके से जीने का तरीका है, एक अलग आस्था है, तो वो रहेगी। तो इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं है। लेकिन भारत की भूमि हम छोड़ देंगे अपने लोगों को छोड़कर, ये मुझे लगता है कि एक कठिन बात है। ये विचार भी करना ठीक नहीं है। भारत भारत है, वो अखंड है, उसकी अपनी एक पहचान है, सांस्कृतिक आधार है। उसमें कुछ लोगों की आस्थाएं बदल जाएंगी, मुझे नहीं लगता कि इससे इस सत्य पर फर्क पड़ेगा कि वो भारत, तो वो तो हमें करना ही होगा। कठिनाई जो आएंगी वो सामने देखेंगे, लेकिन इसको केवल इसलिए कुछ कठिन स्थिति है इसलिए हम अलग तरीके से सोचना शुरू करते हैं, और भारत की जो एकात्मता है उसको छोड़कर करते हैं। हम तो बैठे एकात्म भवन है, सबको एकात्म करेंगे। रंजन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है? हेमंत जी नमस्कार। मैं बस एक छोटी सी बात कहूंगा। भाई साहब ने कहा, उसी में हल्का सा एडिशन है। ये पूरा क्षेत्र जो है अब हमारे पास आएगा, कैसे आएगा, ये सब मुझे लगता है वहाँ के लोग एक अलग संस्कृति में पिछले बहुत लंबे समय से हैं, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसका मैं
जो जवाब है एक छोटा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देके आपके सामने रखूंगा। जम्मू कश्मीर की जो ओवरऑल हिस्ट्री है उसमें बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो वो कल्हड़ की राजतरंगिणी का जिक्र अक्सर सुनने में आता है। क्रोनोलॉजिकल मैनर में, बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में जम्मू कश्मीर की या कश्मीर की हिस्ट्री लिखी गई है, जिसमें कल्हड़ ने लिखी वेदकालीन समय से, महाभारत, उसके बाद रामायण से लेकर लगभग 1100-1200 तक। उसके बाद जहां कल्हड़ ने छोड़ा वहां से लिखना शुरू किया जौनराज ने। जौनराज ने जहां हिस्ट्री लिखना बंद किया वहां से लिखना शुरू किया श्रीवर ने। जहां श्रीवर ने लिखना बंद किया वहां से लिखना शुरू किया प्रागभट्ट ने। जहां प्रागभट्ट ने खत्म किया वहां लिखना शुरू किया शुक ने। लगभग 1500 ईस्वी तक की हिस्ट्री बहुत क्रोनोलॉजिकल मैनर में और बहुत साइंटिफिक मैनर में आपको देखने को पढ़ने को मिल जाएगी। इसमें श्रीवर के समय में, कल्हड़ के समय में इस्लाम नहीं था, हमारे जो बाहर के इन्वेडर्स थे वो नहीं थे, लेकिन श्रीवर के समय में इन्वेजन हो चुका था और काफी बड़ी संख्या में लोग फोर्सिबली फोर्स के साथ कन्वर्ट भी हो चुके थे, लेकिन पूरी तरह से जो है इस्लाम के फोल्ड में नहीं गए थे। तो उसका एक चर्चा का, जो लोग बाहर से आए, एक बहुत बड़ी संख्या में जो लोग बाहर से आए उन्होंने जो कन्वर्जन यहाँ किया, तो उनकी एक मीटिंग का जिक्र है वो श्रीवर करता है। और वो उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा जो अभी हेमंत जी ने पूछा। उनकी अलग संस्कृति है, उनका लाना, उनका इस इधर आना आज किस तरह से संभव है, क्या उसकी स्थिति हो सकती है। तो उनके डिस्कशन में उन्हीं के शब्दों में वो जो बात कह रहे हैं कि ठीक है, आज हमने लगभग आधा कश्मीर जो है वो कन्वर्ट कर दिया है फोर्सिबली, लेकिन पूरी तरह से जो कन्वर्ट हो चुके हैं और जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं उनको पूरी तरह से अपने फोल्ड में लेने के लिए हमारी कम से कम 4 से 5 जनरेशन लगेंगे। ये उनका उस समय का माइंडसेट था। मुझे लगता है कि उनका तो ये है भी नहीं पूरा क्षेत्र, ये ओरिजिनली जो क्षेत्र है ये हमारा है। यहाँ पर मार्तंड क्षेत्र है, सूर्य क्षेत्र है, यहाँ शारदा का मंदिर है, यहाँ क्षीर भवानी है, ये क्षेत्र हमारा है। उसको किस तरह से इस पूरी वापस ओरिजिनल संस्कृति में लाया जाए, मुझे लगता है सब मिल बांट बैठ के इस पे चिंतन कर सकते हैं, काम करने की जरूरत है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले, जैसा आशुतोष जी ने कहा, कि वो माइंडसेट की जरूरत है। अक्सर जम्मू कश्मीर की जब चर्चा होती है, जैसे अभी जो हो रहा है, सब बोल रहे हैं कश्मीरीज ने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की। अभी ख्वाजा आसिफ का या ख्वाजा हाफिज का एक बयान आया जिसमें उसने कहा कि ये तो कश्मीरी भी नहीं है, लेकिन पहले इनको बेचा कश्मीरी की तरह ही। जम्मू कश्मीर का मतलब जो है ज्योग्राफिकली, यदि उसको हम समझें या कम्युनिटी वाइज समझें, तो कश्मीर के साथ साथ जम्मू है, जम्मू के बाद मीरपुर मुजफ्फराबाद का जो हिस्सा है, उसके बाद जो गिलगित बल्टिस्तान है वो क्षेत्र है। भाई साहब ने शुरू में जब मैप का एक डिस्क्रिप्शन दिया उसमें उन्होंने बताया था कि जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, लद्दाख के लगभग बराबर का क्षेत्र आप इसको कह सकते हैं। लद्दाख आज के समय में जो हमारे पास है वो 59,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। वो लगभग पीओटीएल जो है वो 64,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और जो चाइना के पास है वो लगभग 42,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये कम्युनिटी वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक एरिया है। यूनिक सब है, मैं कहता हूँ हरियाणा भी यूनिक है, वैसे पंजाब भी यूनिक है, उससे कुछ अलग नहीं है। यहाँ गिलगित बल्टिस्तान में शीना बल्ती पॉपुलेशन रहती है। जो 17 लाख आपने बताया वो शीना बल्ती पॉपुलेशन है। पुराने समय में बुद्धिस्ट थे, लेकिन जो कन्वर्ट हुए उसमें शीना बल्ती बहुत इंटरेस्टिंग वहाँ की कम्युनिटी है। शीना पॉपुलेशन जैसे मान लीजिए, तो शीना पॉपुलेशन जो है वो शीना जुबान बोलते हैं, दर्द भी उसको कहते हैं। जितना जिक्र हमारे एंशियंट डॉक्यूमेंट्स में कश्मीर का, कश्मीर मंडल का है, लगभग उतना ही दर्द क्षेत्र का है। चाहे आप महाभारत उठाइए, चाहे आप रामायण उठाइए, चाहे आप वेद उठाइए, या उसके बाद आपके पुराण उठाइए, उपनिषद उठाइए, और उसके बाद राजतरंगिणी, नीलमत पुराण, इन सब में आपको दर्द क्षेत्र का जो है डिस्क्रिप्शन जरूर मिलेगा। दर्द क्षेत्र की जो भाषा है वो शीना लैंग्वेज, दर्द भाषा जो है, आप उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा जैसे संस्कृत ही कोई व्यक्ति बोल रहा है। हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में, हमारे यहाँ पर मुझे लगता है मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या बिहार से जो लोग हैं वो साधारण भाषा में तलवार को तलवार कहते हैं, लेकिन गिलगित बल्टिस्तान के क्षेत्र में खासकर शीना जो कम्युनिटी है वो तलवार को खड़क कहती है। उसकी एक वैली, गुरेज वैली, हमारे पास भी है। लगभग 2000 किलोमीटर की वैली है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में वो पड़ती है। वहां पर जो जुबान भाषा बोल जाती है वो शीना है। तलवार को खड़क कहते हैं, वो एक को एकम कहते हैं। रविवार का दिन क्योंकि सूर्य का है तो उसको आदित्यवार कहते हैं। मुझे लगता है हम और आप भी कभी आदित्यवार कभी भी रविवार के लिए प्रयोग नहीं करते होंगे, लेकिन वहां के लोग जो 100% पॉसिबली कन्वर्ट हो गए, लेकिन वो लैंग्वेज तो पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। जो शीना लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है, शारदा या और जो स्क्रिप्ट है वो खत्म हो गई होगी। आज वो नस्तलिक यूज करते हैं स्क्रिप्ट, उर्दू भाषा बोलते हैं, लेकिन
शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के आपको उनमें देखने को मिलेंगे। सोमवार का दिन क्योंकि चंद्रमा का होता है तो चंद्राल बोलते हैं उसको। और गुरेज के बारे में तो क्योंकि वो गिलगित का हिस्सा है, इंटरेस्टिंग है हिस्टोरिकली 1947 में वो लगभग पाकिस्तान जीत गया था। वहां पर पाकिस्तान में जो एट्रोसिटीज अब कर रहा है पाकिस्तान, वहां पर वो एट्रोसिटीज 1947 में गुरेज में उन्होंने आते ही शुरू कर दी थी। वहां के लोगों ने प्लान बनाया जो कि पाकिस्तानी सेना के जो भी वहां पे जवान हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, उनको बुलाया जाए। रात को बड़े ऑफिसर्स को बुलाया गया, उनको खाने में जहर दिया गया, उनको मारा गया और एक ग्रुप को भेजा गया साधना टॉप, माने आपको गुरेज से कश्मीर में आना है तो साधना एक टॉप पास करना पड़ता है। जैसे आप यदि कश्मीर से आप जाएंगे लद्दाख तो आपको क्या नाम जोजिला क्रॉस करना पड़ता है। जम्मू से आप कश्मीर जाएंगे तो आपको पहले जवाहर टनल हुआ करती थी, अभी तो नीचे से टनल हो गई है, वो आपको क्रॉस करना पड़ता है। ठीक वैसे ही कश्मीर से आपको गिलगित में जाना है इस नजदीकी क्षेत्र में, तो साधना टॉप क्रॉस करना पड़ता है। वहां तक लोग पैदल आए और पैदल आने के बाद उन्होंने भारतीय सेना को बताया कि पाकिस्तानी सेना आई हुई है, आप इनको यहाँ से भगाइए। वहां के लोकल लोगों ने रिवोल्ट किया, तब पाकिस्तानी सेना वहां से निकली। और उस क्षेत्र के बारे में बता दूं आपको कि लगभग 4-5 महीने उस क्षेत्र में आप 20-20, 25-25 फीट बर्फ पाएंगे। अभी थोड़ा एनवायरनमेंट की वजह से थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन पूरी दुनिया से कटा हुआ क्षेत्र है, बहुत सुंदर है। जैसी सुंदरता गुरेज में है, ठीक उसकी कॉन्टिन्यूटी में गिलगित में भी है। और जियो स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो क्षेत्र ऐसा है जहाँ 3-4 देशों की बाउंड्री, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साथ में चाइना, इनकी बाउंड्री लगातार लगती है। इस पूरे क्षेत्र का जो, यदि आज ये क्षेत्र हमारे पास होता तो यहाँ से गिलगित बाल्टिस्तान के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद सेंट्रल एशिया और फिर यूरोप तक हमारा सीधा ग्राउंड से कनेक्ट होता है। जो बड़ी चालाकी से पाकिस्तान ने काटा, वो अफगानिस्तान में भी किया उन्होंने, और यहाँ पर भी किया ब्रिटिश ने, जिसकी वजह से आज ये क्षेत्र हमारे पास नहीं है। ट्रेड का ये रूट था। आज के समय में भी गिलगित बल्टिस्तान का ही जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। हमारे यहाँ जो डिस्कशन है वो कश्मीर को लेके ज्यादा है, हम सब लोग कश्मीर को लेके ऑब्सेस्ड है। तो आपकी बात सही है, मुझे लगता है कि उस क्षेत्र के बारे में अध्ययन, जैसे आज क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मीरपुर मुजफ्फराबाद का था, ठीक वैसे ही गिलगित बल्टिस्तान का स्कर्दू है, घांचे है, गिलगित जो सिटीज हैं, ऐसे वहाँ भी और सिटीज हैं। संख्या कम है लेकिन एरिया बहुत बड़ा है और स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण। मुद्दे बहुत हैं। पाकिस्तान का जैसा हमने मैप देखा कि कुछ इलाका चीन ने अक्साई चीन का दबाया, कुछ इलाका पाकिस्तान ने चीन को हैंड ओवर कर दिया, कुछ इलाका गिलगित बाल्टिस्तान का है, वो लद्दाख का हिस्सा है, उसको दबा के रखा है। कुछ हिस्सा जो जम्मू और कश्मीर का है उस पर भी पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से हम सबकी कामना भी है और हम सब प्रार्थना भी यही करते हैं, और अब तो वहाँ के लोग भी प्रार्थना ये करने लगे हैं कि कब इस पाकिस्तान के कब्जे से हम छूटें। और आंदोलन हो रहा है, जन जागरण हो रहा है, लोगों में असंतोष तेजी से फैल रहा है। और अब लगभग, हालांकि पिछले कुछ महीनों में ऐसा लगने लगा है कि नहीं, पाकिस्तान को फिर से कुछ सहारा मिला है, लेकिन जब तक पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति ठीक नहीं होती, और वो बिल्कुल हम कहीं से भी स्थिति ठीक होती दिखती नहीं है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है या बलूचिस्तान है, या अब जो जिसे वो आजाद कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जम्मू है, उन सब में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आंदोलन बढ़ रहे हैं। सिंध में भी कोई बहुत खुशी का माहौल नहीं है। तो यह एक ऐसा देश है जो अब अपनी, कह सकते हैं कि अंतिम दिनों की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से विघटन की ओर बढ़ रहा है। और ईश्वरीय इच्छा है, महर्षि अरविंद ने भी कहा था कि द पार्टीशन मस्ट गो एंड इट विल गो। तो यह जो विभाजन अंग्रेज करके गए, विभाजन समाप्त होगा, और जो छोटे छोटे हिस्से हैं पाकिस्तान के अलग अलग, एक तरह का अप्राकृतिक धर्म के नाम पे उन्होंने जबरन जोड़ के रखा। बांग्लादेश तो अलग हो गया और अब दूसरे हिस्से भी टूटने की कगार पर है। इन सब परिस्थितियों में आज का जो माहौल पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहा है, उसके बारे में हमें बहुत अच्छा आज मार्गदर्शन मिला। तो मैं फिर से आशुतोष जी का और रंजन जी का आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सब लोगों ने धैर्य के साथ हमें सुना और कुछ अच्छे प्रश्न किए, उन सब के लिए आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।